हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर है। इससे पहले हम लोग ने क्लास 8 का जो न्यू एनसीईआरटी है उससे संबंधित जितने भी चैप्टर्स थे उसे देख लिया है। तो चलिए, आप लोग जानते ही होंगे कि इस बुक का जो फॉर्मेट है दृष्टि पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सीरीज का, इसमें न्यू एंड ओल्ड दोनों का चैप्टर दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले किसी क्लास का जो इसका न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है उसे देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं ओल्ड एनसीईआरटी का जो कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है, नवजागरण ने यूरोप के अनेक व्यक्तियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए और चिर स्थापित सिद्धांतों तथा प्रथाओं के बारे में प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कथन, देहाती क्षेत्र की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा खुला वातावरण था, इसलिए शहरों में तरह तरह के नए विचारों और कला का खूब विकास हुआ। और समाज और सरकार में व्यापारियों को उच्च पद प्राप्त हुए, जिससे सरदार और तमाम आम लोगों के बीच एक नए वर्ग अर्थात मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से आपका जो है तीनों कथन सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसका व्याख्या। नवजागरण ने यूरोप के अनेक व्यक्तियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए चिर स्थापित सिद्धांतों तथा प्रथाओं के बारे में निसंकोच प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया, और फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ, जिसका जन्म मध्य युग के अंतिम दौर में इटली के कुछ नगरों में हुआ था। जो पहला कथन है वो सही है। ठीक है। अगर आप लोग इस सीरीज को देख रहे होंगे एनसीईआरटी सीरीज को, तो इसमें हम लोग बस ये कर रहे हैं कि हम लोग बस जो इस बुक में दिया हुआ उसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहला टारगेट है इस बुक को पूरा एक बार रीड करके पढ़ के किसी तरह हमें कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से ले लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ पाए होंगे, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। फिर कभी हम लोग जब एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करेंगे दूसरे बार, उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा में ऐड करके बताया करेंगे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, कुछ फैक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट को। ये हम लोग का बस टारगेट है, जितना जल्द हो इस बुक को पहले ख़त्म कर देना एक बार रीड करके। कुल मिला के ये समझिए कि हम लोग अभी इस बुक को रीड ही कर रहे हैं, अर्थात हर एक क्वेश्चन को बस देख रहे हैं किस टाइप का इसमें क्वेश्चन बनाया गया है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इस बुक में, उस टाइप का कुछ दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देहाती क्षेत्र की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा खुला वातावरण था, इसलिए शहरों में तरह तरह के नए विचारों का और कला तथा साहित्य से संबंधित क्रियाकलापों का खूब विकास हुआ। जैसे जैसे व्यापार में वृद्धि हुई, वैसे वैसे व्यापारी वर्ग का महत्व बढ़ता गया। समाज और सरकार में व्यापारियों को उच्च पद प्राप्त हुए। इस प्रकार सरदारों और आम लोगों के बीच एक नए वर्ग अर्थात मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मिडिल क्लास का क्या हुआ यहाँ पे उदय हो जाता है। अतः पहला कथन और दूसरा तीसरा सब सही है, इसमें तीनों कथन सही दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा। नई समाज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नई समाज व्यवस्था के संदर्भ में हमें कुछ कथनों को देखना है, देखते हैं। इस व्यवस्था में घरेलू व्यवस्था का स्थान कारखाना व्यवस्था ने ले लिया। बिल्कुल सही है। नई व्यवस्था में राजा या सामंत का स्थान मालिक या पूंजीपति ने ले लिया। ये भी सही है। और नई समाज व्यवस्था का उदय सबसे पहले अमेरिका में हुआ। नहीं, ये गलत है। और इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो देखिए केवल जो इसका तीसरा है वो गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। तो जो गलत कथन है केवल बी। ठीक है, देखते हैं व्याख्या, पता चलेगा क्यों गलत है। तो देखिए, वस्तुओं की मांग ज़्यादा बढ़ जाने के कारण उत्पादन के तरीकों में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हुए। उसके पहले कारीगर अपने सामान्य औजारों से अपने घरों में काम करते थे और उनके परिवारों के सदस्य उनकी मदद करते थे। यह घरेलू व्यवस्था बाजार की लगातार बढ़ती मांग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं थी, और 18वीं सदी में इनका क्या हुआ? 18वीं सदी में इसका स्थान अब क्या हुआ? कारखाना व्यवस्था ने ले लिया। अतः पहला कथन सही है। आगे बढ़ेंगे। पहले की समाज व्यवस्था में राजा या सामंत सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, मगर
नई व्यवस्था में उनका स्थान कारखाने के मालिक या पूंजीपति ने ले लिया। इसलिए दूसरा कथन भी सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस नई समाज व्यवस्था का जो उदय है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था उदय? ये इंग्लैंड में हुआ, जबकि वहाँ पे क्या दिया था कथन में? अमेरिका दिया हुआ था, इसलिए गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में हमें देखना कथन, कारखानों में मशीनों की मदद से वस्तुओं के उत्पादन को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। बिल्कुल सही है। इस क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में 17वीं सदी के आखिरी में हुई। देखते हैं 17वीं में हुई या 18वीं में हुई, आगे हम लोग देखते हैं, अभी सारा बात पता चल जाएगा कथन में, इसका व्याख्या में। इस क्रांति ने केवल इंग्लैंड की उत्पादन प्रणाली को प्रभावित किया। जहाँ भी बहुत क्वेश्चन अगर केवल लग गया तो वो डाउटफुल ही रहता है, समझिए कि ज़्यादातर वो गलत ही रहता है। धमन भट्टी तथा बिजली जैसे आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को अधिक प्रभावकारी बनाया। तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो दूसरा और तीसरा कथन है ये गलत है, बाकी पहला और जो इसका चौथा कथन है वो सही है। इसमें पूछा भी क्या गया? सही कथन। तो पहला और चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लेते हैं इसका व्याख्या। कथन पहला जो वो सही है, क्योंकि कारखानों में मशीन की मदद से वस्तुओं के उत्पादन को औद्योगिक क्रांति कहा गया। इस क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई, अतः दूसरा कथन गलत है। वहाँ पे 17वीं सदी अंत दिया हुआ था। और इस क्रांति ने अन्य जगहों की उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित किया, जबकि कथन में क्या था? केवल इंग्लैंड, इसलिए वो गलत हो गया तीसरा कथन। आगे चलकर बिजली तथा धमन भट्टी जैसे आविष्कारों ने और लोहे की ढलाई तथा बेलनी के नए साधनों ने औद्योगिक क्रांति को पहले से अधिक प्रभावकारी बना दिया, अतः जो इसका चौथा कथन है वो भी सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिकी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमेरिकी क्रांति के संदर्भ में हमें देखना है। पहला कथन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा उत्तरी अमेरिका में बसाए गए 13 उपनिवेशों के अधिकांश लोग इटली से आए थे। देखते हैं आगे। और दूसरा कथन है, अमेरिकी नेता थॉमस जेफरसन ने अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए अपने उपनिवेशी साथियों को प्रोत्साहित किया। ये सही है। और तीसरा देख लेते हैं, 4 जुलाई 1776 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा की। ये भी सही है। इसमें पूछा क्या गया है? देखिए, तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। देख लेते हैं व्याख्या। पहला कथन गलत है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में बसाए गए 13 उपनिवेशों के अधिकांश लोग इंग्लैंड से आए हुए थे, परंतु उन्हें वे अधिकार नहीं दिए गए थे कि इंग्लैंड में बसे हुए अंग्रेज़ों को प्राप्त थे। इन उपनिवेशों में बसे हुए लोग अंग्रेजी सरकार के अधीन थे। अंग्रेजी सरकार उनसे कर वसूल करती थी। करों में वृद्धि होती गई और वाणिज्य व्यवस्था तथा प्रशासन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, तो उपनिवेशों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वे अपने को अमेरिकी मानने लगे और मांग करने लगे कि उनका राष्ट्र इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहिए। और उस समय के कुछ अंग्रेज और फ्रांसीसी दार्शनिकों ने विचार व्यक्त किए थे कि मनुष्य को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें कोई भी सरकार उसे छीन नहीं सकती है। अन्याय के खिलाफ विद्रोह करना ऐसा ही एक अधिकार था। इस अधिकार का उपयोग करने के लिए अमेरिकी नेता थॉमस जेफरसन ने अपने इस अधिकार का उपयोग करने के लिए अमेरिकी नेता थॉमस जेफरसन ने अपने उपनिवेशों साथियों को प्रोत्साहित किया, अतः दूसरा कथन सही है। और तीसरा कथन भी सही है। क्यों? इस घोषणा में कहा गया कि सभी मनुष्य जन्मजात सामान्य है और मनुष्य को जो जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है उन्हें कोई नहीं छीन सकता है। अंग्रेजी सरकार इन अधिकारों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अमेरिकियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।
फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित कथन दिया गया है। तो पहला कथन है, फ्रांस में सामंती सरदार, व्यापारी और चर्च के उच्च पदाधिकारी सभी प्रकार के विशेषाधिकार भोग रहे थे। दूसरा देखते हैं, दूसरा कथन कर, चर्च और सामंती सरदार जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी कर चुकाते थे। और तीसरा कथन है, फ्रांस की राजा लुई 15वां नए ऋण के नाम पर जनता से धन उगाना चाह रहा था और ज़्यादा उससे लेना चाह रहा था। और चौथा कथन है, 14 जुलाई को हर साल फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही? देखिए, उपर्युक्त में जो है तीनों कथन गलत है, जबकि इसका जो है मात्र चौथा कथन सही दिया गया है। उसका तीनों गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की आम जनता की दशा बड़ी दयनीय थी, जबकि सामंती सरदार और चर्च के उच्च पदाधिकारी सभी प्रकार के विशेषाधिकार भोग रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग धनी थे मगर सामंती परिवार के नहीं थे, जैसे कि व्यापारी, उन्हें भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। चर्च और सामंती सरदार जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थीं, कोई कर नहीं देता था वो लोग, ठीक है, केवल आम जनता ही कर देती थी। ऊपर से फ्रांस का राजा लुई 16वां अधिक कर लगाना चाहता था। वहाँ पे क्या था, लुईस 15वां दिया हुआ था, जबकि लुई 16 था, लगाना चाहता था और नए ऋण के नाम पर जनता से धन उगाना चाहता था। परंतु जब तक फ्रांसीसी दार्शनिकों के क्रांतिकारी विचार आम जनता को स्वशासन के अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर चुका था, तब तक ये लोग खुद मोटिवेट हो चुका था। अतः पहला, दूसरा कथन और तीसरा तीनों गलत हैं। जनता के प्रतिनिधियों ने अपने को फ्रांस के जनता के प्रतिनिधियों ने अपने को फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली के रूप में गठित कर लिया और 14 जुलाई 1789 को जनता ने पेरिस में वेस्टिल के कैदखाने को तोड़ दिया और हर साल वह दिन फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 जुलाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर इस फर्स्ट का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका पहला कथन है, यूरोप में इंग्लैंड और जर्मनी पहले देश थे जिनका स्वतंत्र और संयुक्त राज्य के रूप में उदय हुआ। तो यूरोप में इंग्लैंड और जर्मनी पहले देश थे जिनका स्वतंत्र और संयुक्त राज्यों के रूप में उदय हुआ। देखते हैं, यहाँ पे गलत है, जर्मनी नहीं होगा। 19वीं सदी के दौरान मजदूरों ने अपने आम हितों की रक्षा और प्राप्ति के लिए अपने संगठन बनाना शुरू कर दिए। ये संगठन मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन कहलाए। और तीसरा कथन है, 1917 में रूस की क्रांति कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों से प्रेरित थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो उपयुक्त में से दूसरा और जो तीसरा कथन है ये दोनों सही है, पहला कथन गलत है। क्योंकि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस, क्यों गलत है? क्योंकि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस पहले देश थे जिनका स्वतंत्र और संयुक्त राज्यों के रूप में उदय हुआ। अन्य दोनों कथन सही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 18वीं सदी का भारत, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इसे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।